हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। ये ऑल्टरनेटिंग करंट का 10th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे एवरेज पावर कंजम्पशन इन एलसीआर सर्किट। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ एलसीआर सर्किट एंड एंड्स विथ सी एंड आर, है ना। अगर सिर्फ इंडक्टर हो, सिर्फ कैपेसिटर हो, सिर्फ रेजिस्टर हो तो किस तरह से पावर कंजम्पशन बनेगा हम ये भी देखेंगे लास्ट में। तो शुरुआत करते हैं हम एवरेज इन एलसीआर सर्किट। मान लीजिए कोई हमारे पास में एलसीआर सर्किट है, ठीक। ये एलसीआर सर्किट, इस एलसीआर सर्किट में वोल्टेज अप्लाई कर दिया हमने V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने वोल्टेज दिया। इस वोल्टेज को देने पर करंट कितना मिलता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -5। -5 कब मिलेगा, जब VL, यहां पर लिख देते हैं, जब VL ग्रेटर देन VC होगा तब माइनस मिलेगा। और यहां साइन ओमेगा टी +5 कब मिलेगा, जब VL लेस देन VC होगा, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास में दो इक्वेशन है वोल्टेज और करंट के लिए। हमें क्या निकालना है, एवरेज पावर। याद रखो, जब कभी भी किसी टाइम डिपेंडिंग क्वांटिटी का एवरेज निकालना होता है हम उसको एक्सपेक्टेकल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेक्टेकल वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P with respect to t from 0 to t and integration from 0 to t dt। ऐसे ही हमने देखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास में एवरेज पावर निकालने के लिए फॉर्मूला है। अब इस एवरेज पावर को हम कैलकुलेट करके देखते हैं। इसका इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली आप देख सकते हैं। वन का इंटीग्रेशन t आएगा, लिमिट लगाएंगे t -0 आएगा, मतलब कैपिटल T, तो 1/t। इंटीग्रेशन 0 to t, व्हाट इज p, पावर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर इज इक्वल टू वी आई, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, है ना। यहां पर चिपका दीजिए वी आई डी टी। क्लियर। इंस्टेड ऑफ v we can write from equation 1 the value of v and from equation 2 we can write the value of I, है ना। तो 1/t is equal to 1/t dot integration 0 to t, instead of v we can write v naught sin omega t dot I naught sin omega t -5। अब हमें इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। V नॉट और I नॉट ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ले लीजिए। 1/t V नॉट I नॉट इंटीग्रेशन 0 to t साइन ओमेगा t डॉट साइन ओमेगा t -5 dt। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, पहले तो इसे कॉपी कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। तो देखिए लास्ट इक्वेशन हमारे पास आ चुकी, वी नॉट आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t साइन ओमेगा t -5 dt। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन लगाएंगे। वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई टी, है ना। इसमें मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यहां पर 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ये इंटीग्रेशन 0 to t 2 साइन ओमेगा t -5 dt। सवाल ये पैदा होता है कि 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया। आंसर सुनिए। सिंस 2 साइन x साइन y, क्या होता है रिजल्ट, क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। 2 साइन x साइन y इज इक्वल टू cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन से यहां पर क्या वैल्यू मिलेगी देखते हैं जरा, ठीक।
यहां पर जो पी एवरेज चल रहा था, ये पी एवरेज यहां पर देगा हमें पी एवरेज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2t एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 टू टी 2 साइन ए, ये x की जगह पर ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी माइनस 5 y की जगह पर है। सॉल्व करके देखते हैं, इसको ऐसा लिखेंगे cos, इंस्टेड ऑफ x वी कैन राइट ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है ना, माइनस एज इट इज फॉर्मूला cos, इंस्टेड ऑफ x वी कैन राइट ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5 एज इट इज dt। अब इसे देखिए ओमेगा टी कैंसल, जो लिखा है, जो बचा है वो लिखो, पी एवरेज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2t, इंटीग्रेशन 0 टू t, इसे लिखेंगे cos phi, है ना, dt, नहीं cos phi एज इट इज, और देखिए आगे माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 dt, ठीक, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए इन दोनों इंटीग्रेशन वाले पार्ट को अलग अलग सॉल्व करते हैं, है ना, पहले cos 5, फिर उसके बाद cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 वाला पार्ट। तो देखिए पी एवरेज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2t, इंटीग्रेशन 0 टू t cos 5 dt, ये ब्रैकेट के मतलब ये इंटीग्रेशन अलग, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू t cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 dt, ये वाला इंटीग्रेशन का पार्ट अलग, है ना, ये यहां तक आ गए हम। ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन 0 देता है, नहीं यकीन होता है तो करके देखिए, मैं साइड में रफ में करके बता देता हूं, पहले इसे समझ लेते हैं। तो पी एवरेज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2t, क्लियर। ये इंटीग्रेशन क्या देगा हमें, ये इंटीग्रेशन देखिए cos phi तो कांस्टेंट है, अरे भाई फेज एंगल तो कांस्टेंट रहेगा ना एलसीआर सर्किट में, क्योंकि एल सी और आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, है ना, तो फेज एंगल तो कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला गिवन, है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर्मूला क्या लिखा है ना, tan phi इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर लिखा है। फिर आगे चलकर ये क्या बन जाता है, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। देखो कांस्टेंट हो, तो जब कांस्टेंट है तो यहां पर cos phi भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि phi की वैल्यू तो कांस्टेंट है, cos phi एज इट इज डॉट, ये पूरा इंटीग्रेशन 1 के लिए सॉल्व होगा तो अगेन t, और ये तो हो जाएगा 0, इसकी जगह पर 0, ठीक है ना, ये t से कैंसल, p एवरेज बिकम्स 1 वी नॉट अपॉन √2 लिख सकते हैं, इस 2 को √2 लिख रहा हूं, आई नॉट अपॉन √2 डॉट cos phi। देखिए हमने जब आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज देखा था, है ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, तब हमने ये रिलेशन निकाला था कि वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2, सिमिलरली आई नॉट अपॉन √2 इज इक्वल टू आई आर एम एस। नाउ वी कैन राइट वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस, आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, हमने जब आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज देखी थी तो वी आर एम एस कितना देखा था, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2, है ना, सिमिलरली आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। नाउ दिस फॉर्मूला दिस इक्वेशन बिकम्स पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस डॉट cos phi। This is the main result. Okay.
अगर इसे आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे सॉल्व हुआ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक छोटा सा डेरिवेशन आ चुका है, आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब cos फाई जो आया है हमारे पास में, इस cos फाई को ध्यान से देखिए। इस cos फाई की वैल्यू को, ये जो cos फाई आया है इसे कहा जाता है पावर फैक्टर। cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इसे क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। इस cos फाई की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले इतना कॉपी कर लीजिए। cos फाई की वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर आ चुका, ठीक है। क्या क्या देख लिया हमने? पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस cos फाई, ये हमारी इक्वेशन आ चुकी। अब हम cos फाई को कैलकुलेट करना चाहते हैं। एलसीआर सर्किट हमने जब पढ़ा था तो पिछले टॉपिक में आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए। यहां पर हमने देखा था लास्ट में कि फेजर डायग्राम बनाने के लिए यहां पर वोल्टेज है ना, कौन सा वोल्टेज? वी आर। ये है करंट आई। करंट आई को लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है ना, कौन सा वोल्टेज? वी एल। यानी इंडक्टर पर जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री आगे रहता है करंट आई से, ठीक है ना, ये हमने देखा था। और जो इसी तरीके से वीसी होता है, यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वो लैग्स बिहाइंड होता है 90 डिग्री, ठीक है। इससे जो रिजल्ट निकलता है 90 डिग्री के एंगल पर वीएल और वीसी के कैलकुलेशन को जब करते हैं तो वीएल अगर वीसी से बड़ा है, जैसे कि हमने पहले भी यहां पर लेकर चले, तो वीएल माइनस वीसी, अगर मैं यहां पर एक रेक्टेंगल फॉर्म करता हूं तो यहां पर नेट वोल्टेज के लिए ये डायगोनल रिप्रेजेंट करता है नेट वोल्टेज को। ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज कॉल्ड फाई। ये जो फाई नजर आ रहा है ये एंगल है, ठीक है ना। तो ये जो इसमें हमें क्या निकालना है? cos फाई। थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं, ओ ए बी सी डी, ये हम पहले भी देख चुके। तो देखिए cos फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? cos फाई इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है? ओ ए अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ओडी। क्लियर? ओ ए की वैल्यू क्या आएगी? देखिए आप, cos फाई इज इक्वल टू ओ ए। ओ ए की वैल्यू आएगी वी आर और डिवाइडेड बाय ओ डी की वैल्यू आएगी कैपिटल वी, है ना। यानी वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर डिवाइडेड बाय नेट वोल्टेज, जो भी यहां पर नेट वोल्टेज है, दोनों का रेशियो क्या देगा हमें? cos फाई। पहला रिलेशन तो ये आ गया। अब देखिए एलसीआर तीनों सीरीज में है, इसका मतलब एट एन इंस्टेंट अगर हम करंट देखेंगे तो तीनों कंपोनेंट में सेम रहेगा। यानी cos फाई इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं और अपॉन में आई जेड लिख सकते हैं। आई से आई कैंसल, देन cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड भी लिखा जा सकता है। अब अगर आप z की वैल्यू डालना चाहते हैं तो z की वैल्यू हमारे पास होती है वेयर z इज इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट एंड इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। तो ये हमारा एलसीआर सर्किट में cos फाई क्या है? ये जो एवरेज पावर है उसके लिए रिलेशन आ गया। एवरेज पावर में एक फैक्टर आया cos फाई, इस फैक्टर को नाम दिया जाता है पावर फैक्टर इन एसी सर्किट, है ना। तो ये पावर फैक्टर आ गया। पावर फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी वैल्यू हमने देख ली। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट, मतलब जैसे सिर्फ एल हो, है ना, सिर्फ इंडक्टर हो, सिर्फ कैपेसिटर हो, या सर्किट में सिर्फ रेसिस्टर हो, तो किस तरह से ये पावर चेंज होगा, बस अब हम इसी को स्टडी करेंगे। पहले इतना कॉपी कर लीजिए। देखिए अब हमें देखना है एवरेज पावर इन एसी सर्किट विच कंटेन्स ओनली रेसिस्टर, है ना।
तो आप देख सकते हैं सिर्फ रेसिस्टर का जब हमने एंड किया था तब उसमें हमने देखा था कि जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है वो सेम फेज में होता है। इसका मतलब फेज डिफरेंस नहीं होता है, यानी फेज डिफरेंस 0 होता है। phi इक्वल टू 0 डिग्री, दैट्स वाई cos phi बिकम्स 1। क्लियर? इसका मतलब इसमें जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है? 1। पावर फैक्टर कितना हो गया? 1। जब पावर फैक्टर 1 होता है तो पी एवरेज कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। Why it is maximum? Because cos phi have maximum value which is equal to 1. That's why P average becomes maximum, and P average is equal to VRMS dot IRMS. This is the value. Clear? कब? जब सिर्फ सर्किट में एक रेसिस्टर लगा हो, ठीक है ना, तब हम बात कर रहे हैं। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए इसे, फिर आगे देखते हैं। देखिए, अब अगर मान लीजिए हमारे पास में सिर्फ इंडक्टर है, एक ऐसी सर्किट है जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा है, ठीक है। इस इंडक्टर के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो वोल्टेज और करंट के फेज में क्या रिलेशन आया था? वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज एंगल 90 डिग्री, है ना। आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर ऐसा है तो phi इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अब phi 90 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब cos phi बिकम्स 0, है ना। ये क्या 0 हो गया? यहां पर पावर फैक्टर 0 हो गया। अब सोचिए जब पावर फैक्टर ही 0 हो जाएगा तो एवरेज पावर कितना बनेगा? एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS dot IRMS dot cos phi. Cos phi becomes 0. That's why whole average power equal to 0. एवरेज पावर 0 हो गया। पावर को मेजर किस में करते हैं? वॉट में, ठीक है ना। इसको मेजर किस में करते हैं? वॉट में। अब जब पावर नहीं है तो इसे लिखा जाता है वॉटलेस करंट। याद रखना, मोस्ट टाइम पे एक क्वेश्चन बन जाता है, 1 मार्क में बहुत बार आ चुका है सीबीएसई के एग्जाम्स में, कि व्हाट इज वॉटलेस करंट। तो इसके अंदर बहने वाले करंट को क्या कहा जाता है? वॉटलेस करंट, है ना। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वॉटलेस करंट? इफ एन एसी सर्किट हैव 0 एवरेज पावर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स वॉटलेस करंट, है ना, इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। क्लियर? ये वॉटलेस करंट किस में देखा हमने? इंडक्टर में, ठीक। कॉपी कर लीजिए। नाउ एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, है ना। इसमें हम क्या चाहते हैं? पावर कंजम्पशन देखना चाहते हैं, एवरेज पावर, है ना। मान लीजिए एसी सर्किट है जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगा है, ठीक। जब हमने सिर्फ कैपेसिटर लगाया था तो आप देख सकते हैं डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय फेज एंगल 90 डिग्री, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहां भी cos phi कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि phi बिकम्स 90 डिग्री, यानी पावर कंजम्पशन 0 हो गया, पावर फैक्टर 0, दैट्स व्हाई एवरेज पावर बिकम 0। यहां भी जो कंडीशन बनेगी वो कैसी बनेगी? वॉटलेस करंट। कैसा करंट रहेगा इसमें भी? वॉटलेस करंट। आया है तक समझ में? कॉपी कर लीजिए। Hope you understand all the concepts of alternating voltage and alternating current, है ना। ये हमारा सेकेंड लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे ट्रांसफॉर्मर को, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट होता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ लिंक दूंगा जिससे आप टेस्ट भी दे सकेंगे, ठीक है ना। तो
ऑनलाइन टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। सारे वीडियो लेक्चर्स आपने देख ही लिए हैं। अगले लेक्चर से आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।